गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सवेरे सवेरे एक अच्छा और बहुत उपयुक्त पोस्ट देखा नैक कमिटी के द्वारा कि सबके सजेशंस मांगे जा रहे हैं कि पंत प्रधान जी को कैसे अवगत करवाया जाए। मेरा तो यहाँ पे राइटिंग ही बंद कर दिया है, मैं लिख नहीं सकता हूँ यहाँ पे। मेरे को 26 तारीख तक इन्होंने ब्लॉक करके रखा है, पता नहीं क्यों होता है। हर हर जगह से अभिव्यक्ति इंसान की छीन ली जाती है, तो 26 तारीख तक लिखने का ये नहीं है, तो मैं बात ही करना चाहता हूँ। मैं ये कह रहा था कि एक शोषित वर्ग, 73 साल हो गए दोस्तों, कितने स्कैम पकड़े गए यहाँ पे। देश में 2G स्पेक्ट्रम का होने दो, या फिर कॉमनवेल्थ गेम का होने दो, फिर उसके बाद में अ, ऐसे कई स्कैम इनके हो चुके हैं। फिर बाद में चारा घोटाला हो जाने दो, उसके बाद में बोफोर्स का क्या बीच में नाटक निकाला था इन्होंने, वो हो जाने दो। ऐसे कई स्कैम इस देश में होके गए दोस्तों। लेकिन एक शोषित वर्ग, कभी भारत के पंत प्रधान, चाहे आज मोदी जी हो या उनसे पहले मनमोहन सिंह सर जी होने दीजिए, या उससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी सर हो जाने दीजिए, कोई भी ऐसे पंत प्रधान होने दीजिए, मैं उन सबसे एक ही बात पूछना चाहता हूं, आज जो भारत के पंत प्रधान है श्री नरेंद्र मोदी जी, कि एक शोषित वर्ग, एक पीड़ित वर्ग देश के तिरंगे की ओर और देश के पंत प्रधान की ओर एक आशा भरी नजरों से देख रहा है कि हाँ, हमारे ये वही देश है। हजारों कुर्बानी दी गई, कई लोगों को बलिदान देना पड़ा, कई लोगों को संघर्ष करना पड़ा, कई पीढ़ियां लड़ते लड़ते खत्म हो गई, कई पीढ़ियां अन्याय अत्याचार सहन करते करते खत्म हो गई। तो मैं यही कह रहा था कि एक शोषित वर्ग, अभी ये ईपीएस 95 अभी तक के स्कैम के बारे में मैं कुछ उतना बात नहीं करना चाहता, क्योंकि मैंने उसके बारे में उतनी ज्यादा पढ़ाई नहीं की। ईपीएस 95 पेंशनर एक शोषित वर्ग के एक पेंशनर का बेटा होने के नाते मैंने यहाँ पे पढ़ाई की है। यहाँ पे जो पढ़ाई की उसके ऊपर से मेरे को एक बात समझ में आ रही है, आप कितना भी स्कैम कर लीजिए, लेकिन अगर किसी का परिवार वहां पे दब जाता है, पिस जाता है, उसकी आर्थिक परिस्थिति, उसकी सामाजिक परिस्थिति, उसकी राजनीतिक परिस्थिति उससे छीन ली जाती है, तो फिर वो वहां पे आवाज उठनी चाहिए। फिर चाहे वो कितना भी कमजोर हो, मैं आप लोगों के सामने चाहे कितना भी कमजोर रहने दीजिए मोदी जी, मेरे को फर्क नहीं गिरता है। आप लोग चाहे किस तरह से भी राजकारण कर लीजिए, मेरे को फर्क नहीं गिरता है। लेकिन मैं भारत के पंतप्रधान होने के नाते, आप एक भारत के पंतप्रधान होने के नाते, मैं आपको एक आशा भरी नजरों से नहीं देखना चाहता हूं। मैं आपको एक एक अभिमान की नजर से देखना चाहता हूं, एक गर्व की नजर से देखना चाहता हूं, क्योंकि मेरे आजाद भारत के पंत प्रधान को मैं गर्व की नजर से देखना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे पंत प्रधान का हर जगह बदनामी हो, मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे विपक्ष के नेताओं की हर जगह बदनामी हो। लेकिन क्या है कि आज हमारे ऊपर जो पत्थर रखा गया है, आज हम जो ये परिवार जो पिछले 2 जनरेशन से जो पीछे आ रहे हैं, ये ईपीएस 95 के दोनों भी जनरेशन जो इस घटिया रणनीति के चलते, इस घटिया राजनीति के चलते जो पीछे आ रहे हैं, तो ये आत्मा से आवाज निकल रही है। आप लोगों के पास बहुत समय है। मैं जानता हूं आप लोगों की रणनीति इस केस को जानबूझ के पेंडिंग रखने की है, बट मेरे को नहीं लगता कि ये केस में ऐसा कुछ पेंडिंग रखना चाहिए। इतना करप्शन हुआ है, इतनी घटिया रणनीतियां हुई है, लेकिन जनता के पास वो ताकत नहीं है कि आप लोगों को वहां पे मजबूर कर दे कि आप लोग उन्हें तुरंत न्याय दे सके। देखिए, नोटबंदी एक दिन में, क्योंकि आपने डिसाइड किया था, नोटबंदी एक दिन में हो गई। आपने लॉकडाउन, आप लोगों ने सबने मिलकर डिसाइड किया था, लॉकडाउन एक दिन में हो गया। 4 घंटे में पूरा देश बंद कर दिया आप लोगों ने। लेकिन पेंशनर लोग, जो गरीब पेंशनर लोग हैं, उनको तो प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। उनको ज्ञापन देने पड़ेंगे, उनको निवेदन देने पड़ेंगे, खासदारों के पैर चाटने पड़ेंगे, खासदारों के पैरों में गिड़गिड़ाना पड़ेगा, आप लोगों के दिल्ली के चक्कर करने पड़ेंगे, लेकिन उनको न्याय नहीं मिलेगा, क्योंकि उनको लड़ना ही पड़ेगा। उनको साबित करना पड़ेगा कि उनका मेहनत का पैसा उन्हीं का है, उनको साबित करना पड़ेगा, क्योंकि वो मेहनती लोग नहीं है। उनके वो मेहनती लोग नहीं है, आप लोग मेहनती हो। आप लोगों ने जो मंजिल मुकाम हासिल किया है वो मेहनत से हासिल किया है, लेकिन
उनको न्याय के लिए लड़ना पड़ेगा, खुद की काबिलियत साबित करना पड़ेगा, उनको प्रसिद्ध होना पड़ेगा। हमको प्रसिद्धि नहीं चाहिए थी। अगर हमारे को हमारे मेहनत का पैसा मिल जाता था और हमारे को जो राजकीय, सामाजिक और आर्थिक समता, जो समानता कहते, एक आजाद भारत में कौन सा वर्ग शोषित वर्ग में नहीं आता है? जो वर्ग आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और राजकीय रूप से इतर वर्ग के साथ मैच करता है, वो वर्ग शोषण से नहीं, शोषण रहित नहीं होता है, बोले तो वो शोषण में नहीं आता है। लेकिन अगर आप ईपीएस 95 पेंशनर्स को पढ़ाई करोगे, आपको टेक्सटाइल को देखना पड़ेगा, टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन में किस तरह से शोषण हुआ है। क्यों क्यों यहां पे पेमेंट देते समय 100 बार सोचा जाता था? नेताओं को तो पैसे देते समय कभी सोचा नहीं गया देश में। क्यों उनके परिवारों को हमेशा सम्मानित किया गया, लेकिन जो नौकरी करते उनके परिवारों को पैरों तले रौंदा क्यों गया? यह सवाल आजाद भारत का एक बेटा पूछ रहा है, एक शोषित वर्ग का बेटा पूछ रहा है। यहां पे कुच्चरपना हुआ है, अगर आप मानो या ना मानो, यहां पे कुच्चरपना हुआ है। जानबूझ के उनकी तनख्वाहें बढ़ाई नहीं गई। क्यों? क्योंकि देश का नुकसान हो रहा था, प्रॉफिट नहीं हो रहा था। मंत्रियों गणों, मैं आपसे पूछता हूं कि आप लोगों ने कितना देश का फायदा किया है अभी तक? अंग्रेजों के इतना कोई ने भी फायदा नहीं किया है उस हिसाब से देखा जाए तो। अंग्रेजों ने रेल लाई, अंग्रेजों ने राष्ट्रपति भवन बनाया, अंग्रेजों ने सांसद भवन बनाया, कई पुल बनाए अंग्रेजों ने। हाँ, अंग्रेजों ने यहाँ पे पॉलिटिकली ढांचा बिठाने की, डेमोक्रेसी बिठाने की यहाँ पे कोशिश की उन्होंने। हाँ ठीक है, उनके मंसूबे गलत होने दीजिए, वो हमारे ऊपर डिक्टेटरशिप करने दीजिए, वो तो बाहर के थे। लेकिन कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी मेरे देश की पार्टी थी। फिर यहाँ पे देश में 73 साल बाद भी शोषण कैसे निकल रहा है? आप लोग तो अपने देश के हो, आप लोगों को आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजकीय रूप से आपको कुछ तकलीफ है क्या? आप लोगों को मेहनत भी नहीं करनी पड़ती इन चीजों के लिए, आप आराम की जिंदगी गुजार रहे हो। हमको साबित करना पड़ता है, हमको अपने मेहनत का पैसा मांगने के लिए भी लड़ते लड़ते, चीखते चीखते मर जाना पड़ता है। लेकिन केस को पेंडिंग रखा जाता है, प्रोसेस होता है। अब आपको समझ रहा है कि संसद भवन से पास करना पड़ेगा। ठीक है, लीजिए, संसद भवन से पास करने का सोचिए, ज्ञापन लीजिए, खासदारों को जाके पैर पड़ने लगाइए, खासदारों को वैल्यू। वो खासदार आराम की जिंदगी गुजार रहा है, वो घर के बाहर निकलता नहीं है, उसको पंत प्रधान मोदी जी का आशीर्वाद मिलता है, उनको देश का वाहवाह मिलती है। हमको उन तक पहुंचाइए वापस, हम उनको उनको बड़ा बनाने की हमने कोशिश करनी चाहिए। लेकिन हमारा जो नुकसान हुआ है, हमारा जो अपमान हुआ है, हमारा जो शोषण हुआ है, वो आप लोगों को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोगों के गलत रणनीतियों के चलते हुआ है। अभी भी आप हमारे को खासदारों के पैरों तले रौंदना चाहते हो क्या? हम क्यों जाए खासदारों के कन? खासदार वोट मांगने घर के, अभी तक तो खासदार आते थे घर पे वोट मांगने के लिए, और जब हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार होता है तो हम उनके घरों को जाना चाहिए क्या? मैं निवेदन को नहीं मानता हूं। अरे कई निवेदन दिए, कई लेटर दिए, लेकिन अभी तक पेंशनरों को अभी तक अपमानित किया जा रहा है। आप लोगों को नींद कैसे आती है? आप नेताओं को नींद कैसे आती है? अरे उसने मेरे को निवेदन दिया है, अरे वो गरीब लोग वहां पे आंदोलन कर रहे हैं, 600 दिन हो चुके आंदोलन के, लेकिन अपन आजाद देश के बहुमत की सरकार होने के बावजूद भी अपन उनको न्याय नहीं दे रहे। अपन उनसे प्रोसेस एक्सपेक्ट करते। कब तक याद दिलाया जाएगा नेताओं को, कब तक याद दिलाना चाहिए भारत के पंत प्रधान को कि इतना बड़ा शोषित वर्ग, अपना जीवन जीना मुश्किल हो चुका है, लेकिन आजादी का उसको कोई फायदा नहीं हो रहा है, ना उसको समानता दी जा रही है, ना उसको सम्मान दिया जा रहा है। और उसके वोट की कीमत क्या है? एक काम कर दीजिए, ईपीएस 95 पेंशनर्स को इलेक्शन के यादी से निकाल ही दीजिए। आप लोग आराम से बैठ के, आप लोग बिठा के डिसाइड करना। हाँ, अरे इधर का गए बारी में खासदार नांदेड़ का शिवसेना का था, हाँ अभी भारतीय जनता पार्टी का खासदार कर देंगे। हाँ, तेरे को कुछ कमी है क्या पैसों की? नहीं, तेरे को खासदार बनाते नहीं, कांग्रेस को आमदार देंगे इस बार का, नहीं शिवसेना को देंगे। तुम सब मिली भगत हो, तुम सब मिली भगत हो, तुम्हारे को पूरा सम्मान है, लेकिन गरीब वर्ग को पैरों तले रौंदने के तुम्हारे जो कारनामे हैं, ये कभी भगवान माफ नहीं करेगा। ये बात लिख लीजिए मेरे तरफ से, अच्छी चीज नहीं है। आपका सम्मान अभी भी आप ही का ही सम्मान होना है क्या? अभी भी खासदारों का ही सम्मान होना है? मोदी जी, आपने तो लेबर मिनिस्टर को पकड़ना चाहिए था। तू अगर ईमानदार रहता, काम करता, तो ये लोग मेरे तक आते ही नहीं थे। क्यों नहीं बोला मोदी जी? एक बार आप लेबर मिनिस्टर को कान पकड़ते थे तो कितना देश का सम्मान बढ़ जाता था कि मेरा भारत का पंत प्रधान गलत को सजा भी देता है बोलकर, ये आपको अलग से ख्याति मिलती थी मोदी जी। ये आप कसम खाइए मोदी जी, आप मेरे को बोलिए
कि यह काम लेबर मिनिस्टर का नहीं है बोल के बोलिए। पेंशनरों को न्याय दिलाने का काम लेबर मिनिस्टर का नहीं है, तो लेबर मिनिस्टर को रखा क्यों गया है? 7,700 करोड़ का बजट उसको रखा क्यों गया है? क्या उसका काम मजदूरों के प्रति उसका काम नहीं है? पेंशनरों के प्रति उसका काम नहीं है? रोजगार के प्रति लेबर मिनिस्टर का कोई काम नहीं है क्या? देख, ठीक है, लाइट बंद कर दिए, कर दीजिए, मेरे को कोई फर्क नहीं गिरता है, लेकिन कब तक खासदारों को ही, आमदारों को ही यहां पे सम्मान दिया जाएगा? पेंशनरों को क्यों नहीं मिलता? हम लोग उनको ज्ञापन क्यों दे? खासदारों की नींद हराम क्यों नहीं हो रही है? खाली पेंशनरों की नींद हराम होगी क्या? नौकरी करते समय भी नींद हराम हुई थी उनकी, और अब पेंशन लेते समय भी नींद हराम हो रही है। यह सही नहीं है। मैं खिलाफ हूं इस निवेदन के, और मैं सांसद के भी खिलाफ हूं, भारत के सांसद सत्र के खिलाफ। ये जो बरसात का अधिवेशन है, मैं इसका सख्त खिलाफ हूं। मैं नहीं मानता हूं वहां पे सिर्फ अमीरों के काम होते हैं, वहां गरीबों के काम नहीं होते। मैं नहीं मानता हूं उसे। ये सही नहीं है। यहां पे इनजस्टिस है, यहां पे असमानता है, गरीबों का समय पेंडिंग पे पेंडिंग रखा जा रहा है। ये बात मैं आपको बताना चाहता हूं। न्याय देने के लिए भी आपको वहां पे सोचना पड़ता है। अपनी पेंशन बढ़ाने को सोचना नहीं पड़ता आप लोगों को, लेकिन गरीबों की पेंशन बढ़ाने के लिए आपको 100 बार सोचना पड़ता है, प्रोसेस से गुजरना पड़ता है आप लोगों को। ये इनजस्टिस है। भारत के तिरंगे को आज मैं अभिमान से नहीं देख सक रहा हूं। बचपन में मैं स्कूल को जाता था ना, मेरे को जब पता नहीं था कि मेरे पिता के ऊपर क्या अन्याय अत्याचार हो रहा है, नौकरी के ऊपर उनको क्यों इतनी कम तनख्वाह दी जा रही है, मुझे लगता था हम गरीब है, नौकरी किए। लेकिन मेरे को जब पता चला कि मेरे पिताजी ने 1,000 रुपए का काम किया है, लेकिन मेरे पिताजी को 100 ही रुपए दिए गए, जो 900 रुपए की मेरे पिताजी की कटौती की गई, जो वहां पे 90% मेरे पिताजी की कटौती की गई, और वहां से करप्शन होता है, बहुत बुरा लगता है। मैं बचपन में स्कूल को जब जाता था, मैं तिरंगे को फकर से देखता था। बचपन में क्यों, कॉलेज तक, जब तक मेरे को पता नहीं चला नांदेड़ टेक्सटाइल मिल में इतना बड़ा शोषण हुआ है, ये नहीं पता चला मेरे को, तब तक मैं तिरंगे को एक अभिमान से देखता था। आज नहीं देख सक रहा हूं मैं। माफ करना, कुछ लोगों को बुरा लगने दो, लेकिन मैं शोषित वर्ग से हूं, आंखों में आंखें डाल के बात कर सकता हूं। आज मैं तिरंगे को एक आशा भरी नजरों से देख रहा हूं। क्या मेरे महात्माओं ने इतने खूबसूरत तिरंगे को इसीलिए आजाद करवाया था कि वो यहां पे शोषण को खत्म करेंगे, लेकिन अभी तक शोषण खत्म नहीं हो रहा है। मैं नहीं दूंगा अशोक राउत सर, मैं कोई सुझाव नहीं देना चाहता हूं। मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूं अशोक राउत सर और हेमा मालिनी जी मैम, कि जो कुछ हो रहा है गलत हो रहा है। रोज पेंशनर मर रहे हैं। सरकार अभी भी चाहती है कि हम उन्हें ही सम्मानित किया जाए, लेकिन हमारा कोई सम्मान नहीं। सम्मान मिलेगा, भारत के पंत प्रधान को सम्मान मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा? जब पेंशनरों का काम होगा, 65 लाख परिवारों का काम होगा, तब मिलेगा सम्मान भारत के पंत प्रधान को। और भारत के पंत प्रधान को ही नहीं, देश के तिरंगे को भी तभी अभिमान से देखूंगा। तब तक आशा भरी नजरों से देख रहा हूं। मैं देश के पंत प्रधान को एक शोषित वर्ग का बेटा आशा भरी नजरों से देख रहा हूं, सम्मान से नहीं देख सक रहा हूं। कैसे देखूं कि एक शोषित वर्ग को एक भारत का पंत प्रधान न्याय तक नहीं दिला सकता? आजाद भारत का पंत प्रधान अभी तक न्याय नहीं दिला सकता, 73 साल गुजर गए हैं। तो मैं देश के तिरंगे को और देश के पंत प्रधान को आशा भरी नजरों से ही देख रहा हूं, अभिमान से नहीं देख सक रहा हूं। अभिमान से मैं देखना चाहता हूं, लेकिन वो काम होना चाहिए, तब मैं देखूंगा। तब तक नहीं। अभी ये ज्ञापन, ये मेरे को कुछ बोलिए ना सर। अमन अग्रवाल सर बोलिए, हमारी भी सुन लो प्लीज, बोलिए सर। सुनना तो चाहता हूं सर। मैं तो पंत प्रधान को भी सुनना चाहता हूं कि पेंशनरों को न्याय दिलाए बाद उनको कैसा फील हो रहा है। मैं भी सुनना चाहता हूं भारत के पंत प्रधान को कि ये 65 लाख पेंशनर्स को जब वो न्याय दिलाएंगे, दिलाते हैं या नहीं दिलाते, अब वो उनकी ईमानदारी उनके साथ। लेकिन मैं भी उनको सुनना चाहता हूं कि न्याय दिलाने के बाद उनको कैसे महसूस हो रहा है, और न्याय मिलने के बाद मेरे को कैसा महसूस होगा, मैं उनको सुनाना चाहता हूं। मैं तो आतुर हूं। मैं तो उनके पैर धोने के लिए, मैं राहुल गांधी सर के पैर धोने के लिए आतुर हूं। चाहे भले ही कांग्रेस पार्टी ने हमारा जीवन तहस नहस किया हो, लेकिन मेरा कोई राहुल गांधी सर से कोई दुश्मनी नहीं, मेरा कोई कांग्रेस पार्टी से कोई दुश्मनी नहीं। मैं तो बस अपना न्याय मांग रहा हूं। देर आए दुरुस्त आए, मैं बस न्याय मांग रहा हूं। अब नुकसान भरपाई होगी। हमारा समय जो चला गया गरीबी में, शोषण में, वो तो समय चला गया, वो वापस नहीं आने वाला है। लेकिन अभी जो बचा कुचा समय है, जो हमारे को स्वाभिमान से जीने के लिए ताकत प्रदान कर सकता है, तो मैं उसी लिए आज नजरों से देख रहा हूं, आज भरी नजरों से भारत के पंत प्रधान को,
देश दुनिया के सबसे बड़े पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस पार्टी को आशा भरी नजरों से देख रहा हूं। मैं चाहता हूं कि अशोक राउत सर को और हेमा मालिनी जी मैम को पंतप्रधान मोदी जी दिल्ली को बुला ले, तुरंत बुला ले, और पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय श्रीमती हेमा मालिनी जी मैम, माननीय कमांडर अशोक राउत सर और भारत के माननीय श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष गंगवार जी, ये बैठ के एक दिन पूरा ये क्या है सो क्लियर करके और तुरंत न्याय का काम किया जाए। मैं इतना ही चाहता हूं। अब मैं कोई सांसद सत्र के भी ऊपर भरोसा नहीं करता हूं। कितने सांसद सत्र, और हिवाड़ी अधिवेशन हो गया, पावसाड़ी, कितने कितने बरसात के अधिवेशन हो गए, कितने धूप काले के अधिवेशन हो गए। हाँ, और कितने चाहिए और कितना एक्सपेक्ट करते हैं ये लोग? बोलिए ना सर, अमन अग्रवाल सर बात कीजिए। सुन रहा हूं सर, बोलिए सर। कहिए सर, कहिए। सर कमेंट, सॉरी अमन अग्रवाल सर, मेरे को कमेंट करने के लिए भी यहाँ पे इन्होंने ये करके रख दिया है। क्या पता है, हर जगह से अभिव्यक्ति छीन लेते हैं ये लोग। क्या है इनका, कैसा क्या, कितने गलत काम किए होंगे इन लोगों ने जब आदमी की अभिव्यक्ति छीन लेते हैं। क्या बोलेंगे अब इन लोगों को? सर यही बोल रहा हूं मैं, आप बोलिए, मैं सुन रहा हूं। बोलिए अमन अमन अग्रवाल सर, मैं सुन रहा हूं, आप बोलिए। आप हो वहां पे, ऑनलाइन दिख रहे हो तो प्लीज बात कीजिए, हमारी भी सुन लो प्लीज। आपने इतना सेंटेंस किया है सर, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं लेकिन मेरे को वो नहीं आ रही है, राइटिंग आप तक नहीं पहुंच रही है सर। मैं यही चाहता हूं सर कि अशोक राउत सर को और हेमा मालिनी जी मैम को पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी दिल्ली को बुला ले, तुरंत बुला ले वहां पे, और इसका जल्द से जल्द क्या है फाइनल सॉल्यूशन कर दिया जाए। यही मैं चाहता हूं सर। हाँ, किसी ने कुछ पेपर में दिया है, देख रहा हूं मैं। ठीक है, जाने दीजिए। ये लोग चाहते नहीं है कि मैं बात करूं, लाइट जानबूझ के बंद कर दिए जा रहे हैं, बार बार लाइट बंद कर रहे जा रहे हैं। ठीक है, मैं इतना ही चाहता हूं अशोक राउत सर कि अब इसका फाइनल सॉल्यूशन होना चाहिए। क्या भी मतलब नहीं है सर, ये केस को बहुत ज्यादा ये लोग बढ़ा रहे, पेंशनर गुजरते जा रहे हैं, और कौन यहाँ पे इनके जैसा अभिनेता और नेता बनना चाहता है? कौन बनना चाहता है, बोलिए सर। क्या मतलब है? ये केस को कोई पॉलिटिकली रंग से देखने की जरूरत ही नहीं थी। गरीब जनता थी, पीड़ित जनता थी, शोषित वर्ग की थी। भारत के पंतप्रधान को समझना चाहिए कि देश की इज्जत दांव पे लगी है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, ज्येष्ठ भारत श्रेष्ठ भारत, ज्येष्ठ भारत श्रेष्ठ भारत। नैक कमिटी जिंदाबाद, नैक कमिटी जिंदाबाद। अशोक राउत सर आगे बढ़िए, अशोक राउत सर आगे बढ़िए, हेमा मालिनी जी मैम आगे बढ़िए, हेमा मालिनी जी मैम आगे बढ़िए। सत्यमेव जयते। थैंक यू सो मच दोस्तों।